गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्यवती वेदिका क्षिप्रा बेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जल समुद्र सहिता कुर्वन्तु मे मंगलम। अर्थात गंगा सिंधु सरस्वती और यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया के साथ साथ क्षिप्रा बेत्रवती महासुर नदी के रूप में ख्यात माँ गंडकी का जय हो। ये सभी नदियां अपने जलों से परिपूर्ण समुद्र सहित हमारा कल्याण करें। जी हाँ, नमस्कार, मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, इससे पहले हम लोग चर्चा किए अपने क्लास में भारत की अवस्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है, उसकी भूआकृति क्या है। हमने कहा था आपसे कि अब इसके बाद हम लोग अपवाह तंत्र पे चर्चा करेंगे। अब जब अपवाह तंत्र की बात आती है तो शुरुआत हम लोग करते हैं शास्त्रों से, और इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको आपकी विषय वस्तु तक पहुंचाना चाहता हूं। आज का हमारा जो विषय वस्तु है वो है भारत का अपवाह तंत्र। बड़ी हैरानी होगी आपको यह देख करके कि सबसे पहले हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों को ही क्यों उठाएं, प्रायद्वीपीय नदियों को उठाए हैं। इससे पहले कि हम लोग चर्चा करें, अपने विषय पर आए, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमारा आपका होगा, हमारी आपके साथ, जब से हमारा आपका साथ है, एक नई परंपरा हम लोगों ने विकसित किया उसके अनुसार कि क्वेश्चन से हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सजग हो जाइए, तंद्रा को तोड़िए और जागिए। क्वेश्चन ये है कि देखिए क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है हमारा। क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करेंगे हिमालय की उत्पत्ति से, क्योंकि भारत तभी अस्तित्व में आता है, गोंडवाना लैंड से अलग होकर के आता है, यूरेशियन प्लेट टकराती है, प्लेट टेक्टोनिक, ये प्लेट टेक्टोनिक का हिस्सा है, ये उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि कुछ नदियां हिमालय से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां कुछ अरब सागर में जाती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, यानी पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी, इस तरीके के नदियों का संजाल है। तो क्या यह प्रश्न नहीं उठता है आपके दिमाग में कि ये पश्चिम वाहिनी और पूर्व वाहिनी कैसे हो गई? हम लोग कुछ नदियों को प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं, कुछ को हिमालयी नदियां कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि भोर घाट, पाल घाट, बालाघाट, ये घाट और ये दर्रे प्रायद्वीपीय पठार में किस तरीके से विकसित हुए, जबकि पश्चिमी घाट हमारा एक भ्रंश कगार है। तो दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। आज पहला लेक्चर है, कुछ प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, फिर आगे हम लोग सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे, फिर गंगा नदी को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। इससे पहले हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का क्लास। भारत का अपवाह तंत्र भाग 1, प्रायद्वीपीय नदियां। यहां देखिए नदियों की उपयोगिता क्या है। विश्व की सभ्यताओं का उदय नदियों के किनारे हुआ। हम लोग भी जब पढ़ते हैं, अपना इतिहास पढ़ते हैं, तो सिंधु नदी सभ्यता, पीली नदी सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं नदियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मानव सभ्यता को विकसित करने में। नदियों की कोख में ही मानव सभ्यता ने जन्म लिया, पुष्पित पल्लवित हुई, और आज भी मानव नदियों की सभ्यताओं के अंतर्गत ही आता है। चूंकि भारत नदियों का देश है, इसको नदियों का देश कहा जाता है। नदियों का देश इसलिए कहा जाता है कि भारत में कुल मिलाकर के छोटी बड़ी 4000 नदियां हैं। और जब हम लोग नदियों के विषय में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें अपवाह शब्द को समझना पड़ेगा, अपवाह तंत्र को समझना पड़ेगा, नदी बेसिन को समझना पड़ेगा, और नदी बेसिन के प्रकार को समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग इन सारे चीज़ों को देखेंगे। अपवाह क्या है? तो अपवाह, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि डिकोड एग्जाम की पूरी टीम ने मिल करके आपको लेक्चर के साथ साथ आपको मटेरियल भी उपलब्ध कराने की कोशिश की है, और ये स्वागत योग्य प्रयास है डिकोड एग्जाम की टीम को आप लोगों की तरफ से।
भारत नदियों का देश है, यहाँ 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियाँ हैं। अपवाह क्या है? अपवाह का अर्थ जल धाराओं तथा नदियों के प्रवाह से है। अब एक सीधा सा क्वेश्चन, नदी बहती है या जल बहता है ना? जब तक दो किनारों के बीच में प्राकृतिक रूप से पानी बह रहा है, बहाव है, तो हम लोग कहते हैं कि नदी बहती है। तो ये अपवाह का सीधा सा अर्थ यही है अपवाह का, कि जल धारा अपने उद्गम से संगम तक के बीच में जो जल धारा का प्रवाह होता है, हम लोग उसको अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र एक शब्द है, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को समझें हम लोग कि सहायक नदियों और मुख्य नदी का एकीकृत अंग। जैसे हम लोग नदियों को पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य नदी एक आती है, सिंधु नदी तंत्र हम पढ़ेंगे या गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें आता है कि इसकी सहायक नदियां। तो ये सहायक नदियां क्या हैं? तो ये चूंकि इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी अपवाह तंत्र को हम समझें तो एक लाइन में कि यह सहायक नदियों और मुख्य नदियों का एकीकृत तंत्र है, जो जल को इकट्ठा करके अपने संगम, वो संगम हो सकता है समुद्र, हो सकता है झील, हो सकता है या किसी अन्य जल निकाय तक पहुंचता है। अब बात आती है अपवाह बेसिन की। अपवाह बेसिन क्या है? अपवाह हम लोग समझे अपवाह तंत्र, अब अपवाह बेसिन को, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम लोगों को नदियों से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको तो समझना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखना है। तो अपवाह बेसिन क्या है? वह संपूर्ण क्षेत्र जो एक अपवाह तंत्र के लिए जल का योगदान करता हो। यह जल का योगदान, वर्षा होती है और ये पानी जो बह करके किसी स्रोत से नदियों तक पहुंचता है, तो जितने दूर जितने क्षेत्र का जल नदियों तक पहुंचता है उसे हम लोग उस अपवाह तंत्र का जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं, और ये अपवाह बेसिन कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में कुल कितने नदी बेसिन हैं। तो भारत में 113 नदी बेसिन हैं। अपवाह बेसिन के बाद अब भारत की बात करेंगे, ये तो समझ गए हम लोग। तो अब भारत में नदी बेसिन कितने हैं? 113 नदी बेसिन हैं। तो क्या नदी बेसिन के भी प्रकार हैं? यस, नदी बेसिन के भी प्रकार हैं, बृहत, मध्यम और लघु। 113 नदी बेसिन में 14 बड़े आकार के बृहत आकार के बेसिन हैं, 44 मध्यम और 55 लघु नदी बेसिन हैं। और इन नदी बेसिन के द्वारा भारत का अपवाह क्षेत्र कितना है? 84%। मुख्य नदी बेसिन द्वारा भारत के अपवाह क्षेत्र का 84% भाग निर्मित है, 84%। अब थोड़ा सा एक शब्द, 2-3 शब्द जो आए हैं हमारे सामने कि बृहद बेसिन क्या है, लघु बेसिन क्या है और मध्यम बेसिन क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो बृहद लघु बेसिन को हम लोग क्या कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या है? तो जल ग्रहण का क्षेत्रफल, जल ग्रहण के क्षेत्रफल के आधार पर ही हम बेसिन की चर्चा करेंगे। जल ग्रहण का जो क्षेत्रफल है बृहद का, वो 20,000 किमी से अधिक हो, 20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र जिस नदी का हो, जिस बेसिन का हो, उसे हम लोग बृहद नदी बेसिन कहेंगे। मध्यम में क्या कहेंगे? कम से कम 2,000 वर्ग किलोमीटर से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर तक का विस्तृत एरिया जो जल संग्रहण क्षेत्र आता है जिस नदी का, वो लघु नदी बेसिन कहलाएगा, और यह मध्यम नदी बेसिन कहलाएगा। और लघु नदी बेसिन क्या कहलाएगा? तो जल ग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम हो, इसको हम लोग लघु नदी बेसिन कहेंगे। अब एक निगाह हम लोग देखेंगे कि अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में नदी बेसिन का स्वरूप क्या है, क्रम क्या है। तो सबसे पहले गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदियां हैं, तो इनका नदी बेसिन बड़ा है। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, कावेरी, तापी, माही, साबरमती और स्वर्णरेखा, ये नदियों का और नदी बेसिन का अवरोही क्रम है। नदी बेसिन का अवरोही क्रम है। अब जब हम लोग इसको समझे तो अब भारत में नदियों को समझेंगे हम लोग। भारत में नदियां किस तरीके से, हम लोग पहले ही चर्चा किए, प्रश्न आया, यदि आपको याद होगा प्रश्न, तो वो प्रश्न ये था कि
कुछ नदियां हिमालय से निकलती हैं, कुछ नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। इनका कुछ नदियां हमारे बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, कुछ नदियां अरब सागर में जाती हैं। तो ये वर्गीकरण कैसे होगा? वर्गीकरण इसका हम लोग करेंगे उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर जब हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो सीधे सीधे हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। वो दो भाग कौन कौन से होंगे? तो हिमालयी नदी तंत्र, मतलब जो नदियां हिमालय से निकल रही हैं, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। यहां उद्गम के आधार पर हो गया, हिमालयी नदी तंत्र एक अलग पार्ट हो गया और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम देखेंगे तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हमें दो तरीके की चीजें मिलती हैं। जो प्रश्न मैंने आपसे किया था कि कभी आपने सोचा कि नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में क्यों जाती हैं, कैसे जाती हैं, और ये बाकी प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, या पाल घाट, भोर घाट, बालाघाट, ये इन दर्रों का निर्माण कैसे हुआ? प्रश्न यही था। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो अब चूंकि प्रायद्वीपीय नदियां हैं और स्पष्ट रूप से दो तरीके से इनका संगम होता है, एक अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में, जब दो तरीके से संगम होता है तो इसको भी हमें दो वर्गीकरण में रखना पड़ेगा, इनको वर्गीकृत करना पड़ेगा। तो पूर्व वाहिनी मुख्य नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो कौन कौन सी हैं? यहां हम लोग अपने मैप में देखें तो ये पूर्व वाहिनी नदियां हैं। इनको हम लोग देखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये पूरब की तरफ यानी बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम की तरफ जाने वाली मुख्य नदियों में नर्मदा और ताप्ती को हम लोग देखेंगे। यहां एक प्रश्न और आता है कि ये जो जगह है, ये अमरकंटक की पहाड़ी, यहीं से सोन नदी निकलती है, लेकिन सोन नदी ऐसे गंगा में आकर के मिलती है, और इसी अमरकंटक की पहाड़ी से ये नर्मदा नदी हमारी निकलती है जो अरब सागर में जाती है। ये हमारी यहां एक प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। अब ये प्रायद्वीपीय नदियों के बाद ये हिमालयी तंत्र को हमने देखा। हिमालयी तंत्र में ये इस तरीके से हमारे नदियों का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल के आधार पर हम लोग नदी तंत्र को दो भागों में देखें। अब जरा हम लोग ये डिसाइड कर लें, इसको हम इस पर विचार कर लें कि हिमालयी नदी में, भाई नदी तंत्र को जब दो भागों में हम लोग विभक्त किए तो मूलभूत कुछ अंतर होना चाहिए ना। वो अंतर क्या है, हम लोग इसको देखते हैं। ये अंतर क्या है? यदि हम अंतर करेंगे तो किन किन आधारों पर अंतर करेंगे, सबसे पहले हमें उसको देखना होगा। तो एक आधार तो हमने पहले डिसाइड किया कि उद्गम के आधार पर हम लोग देख लिए हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। लेकिन जब दोनों की तुलना करेंगे तो क्या 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 तुलनात्मक विवरण क्या क्या आता है, तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे इसका। और दूसरा है प्रवाह की प्रकृति। भाई हिमालयी नदियों की का प्रवाह की प्रकृति क्या है और प्रायद्वीपीय नदियों के प्रवाह की प्रकृति क्या है, अपवाह के प्रकार, नदी की प्रकृति कैसी है, ये नदी कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, और जलग्रहण क्षेत्र का विस्तार कितना है, और नदी की आयु, नदियों की भी आयु होती है, उसको हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से देखा जाता है। आइए देखते हैं उद्गम के आधार पर। तो हिमालयी नदियों का उद्गम, चूंकि ये हिमालयी नदियां हैं, निश्चित रूप से इनका उद्गम हिमालय से होगा। और किस तरीके से होगा? तो हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत से। और प्रायद्वीपीय नदियां कैसे होंगी? प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्च भूमि से। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा प्रवाह की प्रकृति पर। तो जो हिमालयी नदियां हैं वो हिमनद, ग्लेशियर या वर्षा से प्राप्त जल के कारण ये वर्ष पर्यंत रहती है, वर्ष पर्यंत ये चलती है। ये इनका प्रवाह की प्रकृति इनका है वर्ष पर्यंत। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां मानसूनी और मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहती हैं, और ये इनको मौसमी नदी भी हम कह सकते हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं। अपवाह के प्रकार, ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती को पहले समझना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग तुरंत पूर्ववर्ती को समझेंगे। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती ये अपवाह के प्रकार हैं, और ये मैदानी भागों में विसर्प बनाती है। विसर्प का अर्थ ये है, इस तरह के तरीके से ये विसर्प बनाती हैं मैदानी नदियां। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां अध्यारोपित होती हैं और ये आयताकार प्रारूप में बहती हैं, जबकि हिमालयी नदियां जब मैदानों में आती हैं तो विसर्प बनाने के बाद आगे चल करके ये कई वितरकाओं में बढ़ती हुई चली जाती हैं। ये जब हम लोग डेल्टा को देखते हैं तो ये
डेल्टा पर आकर के कई वितरकाओं में बट जाती हैं और ये वृक्षाकार रूप ले लेती हैं। अब नदी की प्रकृति, तो हिमालय से निकल करके जो नदियां आगे आती हैं अपने संगम तक जाती हैं, इनका मार्ग लंबा होता है और ये पर्वतों से उतर करके जब मैदानों में पहुंचती हैं तो ये अपना मार्ग भी बदलती हैं और ये विसर्प बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां ये सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे व निश्चित मार्ग पर चलती हैं, इनका मार्ग निश्चित होता है, ये निश्चित मार्ग पर चलती हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे जल ग्रहण क्षेत्र, तो निश्चित रूप से इनका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और प्रायद्वीपीय नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छोटा होता है। नदी की आयु, हिमालयी नदियों की आयु जो है वो युवा और क्रियाशील है और यहाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ नदियाँ कहलाती हैं। नदियों की आयु को हम लोग कैसे देखते हैं, तो यहाँ नदियों का जो आधार है, ये नदियां तब तक अपने आधार को काटती हैं जब तक कि इनका लेवल, इनका स्तर समुद्र तल के बराबर न हो जाए। यदि समुद्र तल से काफ़ी ऊपर है और ये अपने आधार को लगातार चोट पहुंचा रही हैं, उसको काट रही हैं, तो ये माना जाएगा कि नदियां अभी युवा है और ये क्रियाशील है। लेकिन इसकी अपेक्षा ये प्रौढ़ नदियां हैं क्योंकि इन्होंने अपने आधार का काफ़ी अपर्दन किया है, तो ये प्रौढ़ नदियां हैं। इस चर्चा के बाद अब हम लोग बात करेंगे नदी तंत्र की। इस नदी तंत्र के बाद हम पुनः आपको 1 सेकेंड के लिए अपने टॉपिक पर ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे कि हमारा टॉपिक रहा प्रायद्वीपीय नदियाँ। उसके बाद हम लोग सिंधु और ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग गंगा नदी को पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदियों में जो हमने ये पूछा था कि ये पश्चिमी घाट से ये नदियाँ जो निकलती हैं ये अरब सागर में क्यों नहीं जाती, ये बंगाल की खाड़ी में क्यों पहुँचती हैं, दूसरा पाल घाट, भोर घाट, बालाघाट, इस तरीके के दर्रों का जो निर्माण हुआ, इसका कारण क्या रहा, इसको समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तीसरी चीज कि ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे और सिंधु नदी ऐसे, ये सिंधु नदी, हालांकि गंगा तो ऐसे उतरती है और ऐसे यहाँ पहुँचती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी तो हिमालय के समानांतर चल रही है, सिंधु नदी भी समानांतर जाकर के फिर एक गहरे गड्ढे का निर्माण करती है, सिंधु गार्ज का निर्माण करके फिर वापस उतरती है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां इधर पूर्व की तरफ हो जाती हैं। अब इसको हम लोग ऐसे समझें, जब प्लेट टेक्टोनिक यूरेशियन प्लेट से टकराई, हम लोग हिमालय के वर्गीकरण में पढ़े हैं कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम ट्रांस हिमालय, ये हम लोग पढ़े हैं। तो जब ट्रांस हिमालय है तो इसका मतलब यह है कि इन नदियों का जो इंडो ब्रह्म नदी तंत्र कहा जाता था, ये इंडो ब्रह्म नदी तंत्र अरब सागर की तरफ था, अरब सागर में आकर के मिलता था। अब हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, इन नदियों ने अपना स्थान बदल लिया, अपने प्रवाह को इन्होंने, जैसे इनका प्रवाह अवरुद्ध होता है ये प्रवाह को बदलती हैं, फिर ये घाटियों को काटते हुए आगे बढ़ती हैं। लेकिन यही कारण है कि ये हिमालय के समानांतर बहते हुए इधर आती है और ये इस तरीके से इनका निर्माण इस तरह से होता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनके साथ क्या हुआ, तो ये जब बीच वाला भाग अंदर, ऊपर का भाग जैसे ये अंदर जाता है, बीच वाला भाग थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठ जाता है, और जैसे ही ये ऊपर उठता है तो भारतीय प्रायद्वीप की जो दिशा है ये किधर झुकती है, ये दक्षिण पूर्व की तरफ झुकती है। और जैसे ही दक्षिण पूर्व की तरफ झुकेगी तो पानी का एक स्वभाव है, ये जिधर ढाल देखता है उधर ही बहता है। तो इसको ढाल मिला, अब ढाल जैसे ही मिला तो इन नदियों ने फिर से रास्ता बनाना शुरू किया और इनकी दिशा पूरब की तरफ हो गई। तो जो ये पीछे के ये जो इनके पूर्ववर्ती रास्ते थे वो अब घाट के रूप में एक दूसरे को लिंक करते हैं, वो दर्रे के रूप में
हम मनुष्यों के काम में आते हैं। ये हुआ हमारा नदी तंत्र का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा जिसको हम लोग समझे। अब इसके बाद हम लोग तो शुरुआत करेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों से। प्रायद्वीपीय नदियों से हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों को हम लोग समझ लिए। प्रायद्वीपीय में ये पूर्व वाहिनी और ये पश्चिम वाहिनी, इन नदियों के साथ साथ, क्योंकि मुख्य नदियां ये हैं हमारी, हम इन नदियों को समझेंगे और कुछ फैक्ट भी हमें चाहिए। तो इन नदियों के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना है हमको इसी पर, लेकिन कुछ अन्य छोटी नदियां हैं, हमें उनको भी जानना चाहिए। आइए हम लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। जो अभी हम लोग डिस्कस किए वो आपको लिखित रूप में मटेरियल है कि अपवाह तंत्र अपेक्षाकृत पुराना अपवाह तंत्र है। किसके अपेक्षाकृत? हिमालयी नदियों के अपेक्षाकृत यह पुराना अपवाह तंत्र है। पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी घाट है ये जल विभाजक का काम करता है पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी नदियों के बीच में। ये पश्चिमी घाट पूर्व वाहिनी और पश्चिम वाहिनी प्रायद्वीपीय नदियों का जल विभाजक है। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ, जो अभी हम लोग डिस्कस किए, उसको हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये नोट्स के रूप में पहुंचता है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का स्वरूप अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भिक घटनाओं का परिणाम है। यह परिणाम क्या है? तो आरंभिक टर्शियरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग का धंसाव, यह पहला कारण। दूसरा कारण, हिमालय में होने वाले उत्थान के कारण, हिमालय में जो उत्थान हो रहा है, उत्थान के कारण उत्तरी भाग में विचलन और जो अवतलन होता है, उत्तरी भाग जो नीचे की तरफ जाता है, परिणाम स्वरूप भ्रंश घाटी का निर्माण। अब किसी भी चीज को आप ऐसे करेंगे वो टूटेगा, भ्रंश होगा, तो ये भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तीसरी घटना क्या होती है कि टर्शियरी काल में ही, ध्यान रखेंगे, टर्शियरी काल में ही भूगर्भिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से, जो उत्तर पश्चिम दिशा था, उत्तर पश्चिम दिशा से ये किधर झुक गया? दक्षिण पूर्व दिशा में। ये दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। ये इसके अपवाह तंत्र के विकास के 3 प्रमुख कारण हैं। और इन नदियों की विशेषता क्या है, पहले भी हम लोग देखे थे जब तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने देखा। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे ताकि हम लोगों को चीजें याद रहे। सुनिश्चित मार्ग, ये नदियां 12मासी नहीं, विसर्ग का अभाव। 12मासी का अर्थ यह है कि ये जैसे ये ग्लेशियर पिघलता है, हिमनद 12मासी का अर्थ यहाँ सीधे सीधे है कि ये वर्ष पर्यंत जैसे हिमनद पिघलता है और वर्ष पर्यंत ये बहती है, उस तरीके का स्वभाव इनका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्षा और मौसम पर निर्भर कर, मानसूनी वर्षा और मौसम पर यह निर्भर करती है। तो प्रायद्वीपीय नदियों की ये मुख्य विशेषताएं हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के बारे में हम लोग जाने तो हम लोग अपनी चीजों को किस तरीके से देखेंगे, इसको आइए हम लोग देखते हैं। यहां से हम लोग देखेंगे ये हमारी इधर ये पश्चिम वाहिनी नदियां होंगी और इधर पूर्वी वाहिनी नदियां होंगी। पूर्व वाहिनी नदियां यानी जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, पश्चिम वाहिनी नदियां यानी जो अरब सागर में जाती है, जिनका प्रवाह पश्चिम की तरफ है अरब सागर, और जिनका प्रवाह पूरब की तरफ है बंगाल की खाड़ी। नदियों को हम लोग किस आधार पर देखेंगे, किस तरीके से हमें पढ़ने में आसानी होगी, किस तरीके से हमारे पास फैक्ट इकट्ठे होंगे, किस तरीके से हम याद रख पाएंगे, उसको आसान तरीके से हम लोग देखेंगे कि और जहां से प्रश्न आते हैं, जहां से हमारे पास प्रश्न आते हैं, नोट्स बनाने के लिए भी ये इजी उपाय है। उद्गम, लंबाई, क्षेत्रफल, जलग्रहण, सहायक नदियां, जल विभाजन, चूंकि प्रायद्वीपीय नदियों का जो पानी है उसमें जल विभाजन भी है राज्यों के लेवल पे। परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? डेल्टा और मुहाना। एक बड़ा अंतर है पूरब और पश्चिम वाहिनी नदियों में। पूरब की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन पश्चिम की जो नदियां हैं वो ज्वार नदमुख या एस्टुअरी बनाती हैं, वो मुहाना बनाती हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। इस आधार पर एक निगाह में हम लोग कंप्लीट इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे महानदी को। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रायपुर के सिंघावा से, छत्तीसगढ़ प्रांत में रायपुर जिले के सिंघावा से। लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। इसका जल ग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 1.42 लाख
वर्ग किलोमीटर, जैसे ही हम क्षेत्रफल बोलेंगे वर्ग किलोमीटर में ही आप समझेंगे। इसमें मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो पहले बाएं से जो सहायक नदी मिलती है, बाएं और दाएं का क्या मतलब है? तो एक नदी जो है वो ऐसे चल रही है, सपोज करिए, देखिए भूगोल कल्पनाओं का विषय है और प्रकृति बड़ी आसानी से अपनी चीज़ों को हम तक पहुंचाती है। बात यह है कि उसके लिए हमें सरल होना पड़ेगा, उसके लिए हमें कल्पनाशील होना पड़ेगा। जैसे ही हम कल्पना करेंगे हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम सीधे चल रहे हैं, बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट हमको आज और अभी समझना पड़ेगा, इसलिए कि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के विषय में पढ़ेंगे, तो वहाँ दाएं और बाएं से मिलने वाली नदियों का एक प्रवाह होगा और उस प्रवाह को हमें याद रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछता है, वो हर बार परीक्षा में पूछता है कि बाएं से मिलने वाली, दाएं से मिलने वाली। मान लीजिए कि आप एक नदी हैं और नदी के रूप में आप जब सीधे चल रहे हैं, आपकी एक निश्चित दिशा है, उसमें आप चल रहे हैं, तो जो आपके लेफ्ट हैंड से मिलेगा वो बाएं। आप कहीं भी घूम जाएं, आपके लेफ्ट हैंड से मिलने वाला बाएं और राइट हैंड से मिलने वाला दाएं। सिंपल। तो महानदी के बाएं से मिलने वाली कौन सी नदी है? शिवनाथ, पेरी, सोंढूर, हसदेव और अरपा, ये बाएं से मिलने वाली नदी है। जल विभाजन का लेवल क्या है? तो 53% मध्य प्रदेश और बाकी का जो 47% है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। परियोजना कौन कौन सी है? मुख्य परियोजनाओं को हम लोग देखेंगे, हीराकुंड बांध, टिकरपारा और नराज, ये इसकी परियोजना है। अब ये डेल्टा बनाती है कि मुहाना बनाती है? तो पूरब की तरफ गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। जलप्रपात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, गोदावरी जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किमी है और क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 3.13 लाख। इसकी सहायक नदियां पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी सहायक नदियां हैं। इसके जल का बंटवारा कैसे होता है? 49% महाराष्ट्र को, 20% मध्य प्रदेश और जो बच गया वो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी का जल विभाजन इस तरह से, ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, कृष्णा नदी, क्रम से हम लोग चल रहे हैं। कृष्णा नदी को देखेंगे, ये सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से, सह्याद्री कहाँ, सह्याद्री हम लोग अपने नक्शे में किधर इंडिकेट करेंगे, किधर दिखाएंगे, आप हमें कमेंट करके बताएं। महाबलेश्वर के निकट से इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। और वर्ग का ये क्षेत्रफल कितना है इसके जल संग्रहण क्षेत्र का? तो 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो कोयना, भीमा, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियां हैं। और जल का बंटवारा कैसे है? तो महाराष्ट्र में 27% महाराष्ट्र इसके जल का उपयोग करता है, 44% कर्नाटक, 29% आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कृष्णा नदी की अभी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पूर्ववाहिनी नदियों में, कावेरी नदी की। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाड़ू जिला से, ब्रह्मगिरी से निकलती है। कर्नाटक के कोगाड़ू जिला के ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। देखिए, इसके जल संग्रहण क्षेत्र के क्षेत्रफल को लेकर के आपको कई जगह कई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन डिकोड एग्जाम की टीम ने जो जस्टिफाई किया, जो उन्होंने पाया, सर्च किया कि एनसीईआरटी के हिसाब से दिया है 81,155 वर्ग किलोमीटर, तो दोनों फैक्ट आपको बताए जाएँ। हालांकि किसी भी कंडीशन में एनसीईआरटी को ही माना जाएगा, एनसीईआरटी ही मान्य होगी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? काबिनी, भवानी और अमरावती। जल का विभाजन कैसे है? 3% केरल को, 41% कर्नाटक और 56% तमिलनाडु। परियोजना कौन सी है? तो कृष्णा सागर जलाशय, डेल्टा, ये डेल्टा बनाती है। और शिव समुद्रम मैसूर पठार में एक जलप्रपात भी बनाती है। अब हम लोग पश्चिम वाहिनी मुख्य नदियों को देखेंगे। पश्चिम वाहिनी में नर्मदा, तापी और लूनी नदियों को हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। लंबाई कितनी है? 1312 किमी। और जल संग्रहण क्षेत्र 98,800 वर्ग किलोमीटर। इसमें मिलने वाली नदियाँ, तो पहले बाएं से हम लोग देखते हैं। बाएं से बरनार, दुद्धी, गंजाल और कुंजी। दाएं से तिंदोली, कानर, हथिनी, बरना और चंद्रकेशर। इस पर परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर,
इंदिरा सागर बांध तथा तवा परियोजना। मुहाना 27 किमी का ये डेल्टा का निर्माण न करके मुहाना बनाती है, जो एस्चुअरी का निर्माण करती है, और 27 किमी का इसका ज्वार नदमुख एस्चुअरी है। और जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात को हम लोग कहते हैं भोर घाट का संगमरमर जलप्रपात, जिसे कपिला धारा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, तापी, चूंकि ये भी पश्चिम वाहिनी नदी है, अरब सागर में जाकर के मिलती है। मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से 724 किमी लंबाई है और इसका जल संग्रहण क्षेत्र 65,145 वर्ग किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां मिंधोला, गिरना, बोरी, पंजारा, बाघूर और आनेर। जल का विभाजन इसका कैसे? 79% महाराष्ट्र, 15% मध्य प्रदेश और 6% गुजरात। और ये नदी भी मुहाना बनाती है। आइए अब हम लोग लूनी नदी को देखते हैं। लूनी नदी पुष्कर के समीप दो धाराओं के मिलने से, सरस्वती और सागरमती के मिलने से गोविंदगढ़ से निकलती है। 320 किमी इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियां जोजड़ी, मिठड़ी, लीलड़ी, जबाई, खारी और सुगाई हैं। इन मुख्य नदियों के बाद अब हम लोग कुछ छोटी नदियों को भी जानेंगे। कुछ छोटी नदियों के विषय में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो आइए अब छोटी नदियों को हम लोग देखते हैं। तो छोटी नदियों में पहले पूर्व वाहिनी नदियों के विषय में हम लोग बात करेंगे। पूर्व वाहिनी में जो हमारा आधार होगा बात करने का, वो आधार क्या होगा कि नदी कौन सी है, इसका उद्गम और संगम क्या है, इसकी लंबाई कितनी है और इसका जल संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वर्ण रेखा। रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है और इसका संगम कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। लंबाई कितनी? 400 किलोमीटर और क्षेत्रफल कितना है? एनसीईआरटी के अनुसार जल संग्रहण क्षेत्र इसका जो है 19,296 वर्ग किलोमीटर। बैतरनी नदी के विषय में देखिए कितना अजीब इत्तेफाक है, कितना बढ़िया संजोग है कि हमारे पुराणों में भी, गरुड़ पुराण में भी इसके विषय में कहा जाता है कि 100 योजन की नदी है। यदि देखा जाए किंवदंतियों के हिसाब से या ग्रामीण सभ्यता के हिसाब से, तो एक कोस में 3 या 4 किलोमीटर होता है। यदि इस तरीके से है तो कितना बढ़िया अंदाजा रहा होगा कि इसकी लंबाई के विषय में उनका अंदाजा जो था वो लगभग बराबर में आता है। देखते हैं ये कहां से निकलती है। तो ये उड़ीसा के गोनासिका से निकलती है, उड़ीसा से, और संगम कहां है? बंगाल की खाड़ी। और इसका जल संग्रहण क्षेत्र कितना है? 12,789 वर्ग किलोमीटर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ब्राह्मणी, कोयल और शेष नदियों के संगम से राउरकेला में कोयल और शेष नदियों के संगम से ये निकलती है और कहाँ मिलती है? भद्रक के नीचे। लंबाई क्या है? 420 किलोमीटर और इसका जल संग्रहण क्षेत्र क्या है? 39,033 किलोमीटर। पेन्नार, दक्षिण मैसूर पठार के कोलार जिले से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में इसका संगम है। लंबाई है 560 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल कितना है जल संग्रहण क्षेत्र का? 55,213 किलोमीटर। पालार कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में इसका संगम है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 348 किलोमीटर लंबी नदी का जल संग्रहण क्षेत्र, 17,870 वर्ग किलोमीटर का इसका जल संग्रहण क्षेत्र है। बंगई, वर्षानंद पहाड़ी मदुरई से निकलती है और पाक की खाड़ी में जाकर के मिलती है। लंबाई 298 किलोमीटर इस नदी की है और जल संग्रहण क्षेत्र 7,031 किलोमीटर। ताम्रपर्णी अगस्त मलाई पहाड़ी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में ये मिलती है। 128 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब जरा हम लोग एक निगाह देखेंगे पश्चिम वाहिनी छोटी नदियों के विषय में। पश्चिम वाहिनी छोटी नदियों के विषय में हम लोग देखेंगे साबरमती नदी। पॉइंट हमारा वही रहेगा, उद्गम, संगम, लंबाई, नदी की कितनी लंबाई है और इसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसका जल संग्रहण क्षेत्र कितना है। लंबाई है, ये उद्गम कितना, क्या, कहाँ से है? अरावली पहाड़ी से, डूंगरपुर राजस्थान, और मिलती कहाँ है? खंबात की खाड़ी। ये पश्चिम वाहिनी नदियों की अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पश्चिम वाहिनी छोटी नदियों की लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर और जल संग्रहण क्षेत्र कितना है?
21,674 किलोमीटर इसका जल संग्रहण क्षेत्र है। दूसरी नदी के विषय में हम लोग देखेंगे, माही नदी विंध्य श्रेणी से यह निकलती है और कहाँ इसका संगम है, कहाँ मिलती है, खंभात की खाड़ी में। लंबाई 533 किलोमीटर लंबी इस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र 38,842 किलोमीटर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ढाढर पंचमहल का घटार गांव और इसका जल संग्रहण क्षेत्र 2,770 किलोमीटर। शरावती नदी शिमोगा जिले कर्नाटक से निकलती है, 128 किलोमीटर इसकी लंबाई, 2,029 किलोमीटर का इसका जल संग्रहण क्षेत्र है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, भरत पूजा, इसे भरत की नदी भी कहते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी से यह निकलती है और केरल के तट पर जाकर के ये मिलती है, पश्चिम वाहिनी नदी है। 250 किलोमीटर लंबी इस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र 5,397 किलोमीटर है। पेरियार केरल से ये निकलती है, 244 किलोमीटर लंबी इस नदी का जल संग्रहण क्षेत्र 5,243 किलोमीटर है। इस तरह से आज हम लोग भारत में नदियों के विषय में पढ़े। इसमें अपवाह तंत्र, अपवाह नदी बेसिन, वर्गीकरण, हिमालयी नदी, प्रायद्वीपीय नदी, इनका तुलनात्मक विवरण और अपवाह प्रायद्वीप में अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ, इसको हम लोग जाने। इसके बाद जो प्रायद्वीप में, जो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हमारी बहती हैं, जो अपवाह तंत्र हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको हम लोग पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज पढ़े। मित्रों, आज का क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के अपवाह तंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।